नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने समस्त देशवासियों, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि ये 130 करोड़ या 135 करोड़ या कुछ लोग कहते हैं 140 करोड़, जो भी है, इनमें भारतीय एकता स्थापित करने के लिए, भारतीयता आधारित एकता स्थापित करने के लिए और भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा और आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, आपसी प्रेम, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह इत्यादि सभी कुछ स्थापित करने के लिए ये निरंतर अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है और इसके प्रयास फलस्वरूप हमारे देश की आदरणीय भारतीय अवाम भी इसमें शिरकत कर रही है और वो इस बात का एहसास कर रही है और लोगों को करवा रही है, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, कि यदि इस मुल्क भारतवर्ष को कायम रहना है तो भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, जो कि वो गंगा जमुनी तहजीब का ही एक स्वरूप है और इन बातों को हर हालत में कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में एक अपने भारतीय भाई की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि भाई सब बातें छोड़ दीजिए, जो भी इस मिट्टी से जन्मा है और इसी मिट्टी में वो समाप्त हो जाएगा, खप जाएगा, सभी लोग एक ही हैं। भारतीय अवाम ताकत दल उस भारतीय भाई का और उस भारतीय भाई के इस तरह की भावना का तहे दिल से नमन करता है और ये उम्मीद करता है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस भारतीय भाई की इस भावना की कद्र करें और इस भावना को आगे बढ़ाएं। देखिए, और भारत का संविधान, जो कि हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और
और उसी तरह परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इत्यादि विद्वानों ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन अथक परिश्रम करके बनाया, और उसका जो संदेश था, मूल मंत्र था, जो कि उसने प्रस्तावना, और प्रस्तावना तो जानते हैं कि प्रस्तावना किसी भी किताब या पुस्तक का मूल संदेश होता है, उसमें निचोड़ होता है, लंबे लुबाब होता है। तो वो संविधान अपने प्रस्तावना की पहली लाइन कि वी दी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस तरह का संदेश भारत के संविधान का वही परिलक्षित करता है जो हमारे भारतीय भाई बहन जो हमारे भारतीय भाई ने कहा है कि सब भूल करके बस एक ही भावना का संचार होना चाहिए कि जो भी इस हमारी भारत मिट्टी में जन्मा है, हमारी भारत मिट्टी से जन्मा है और इसी में समाप्त हो जाएगा, इसी में खप जाएगा, सभी लोग एक ही हैं। तो भारत के संविधान ने भी इसी का आदर किया है कि सभी लोग भारत के लोग हैं, और इसलिए माहौल भारतीयता का होना बहुत ज़रूरी है। इज ए मस्ट, इज ए साइन क्वा नॉन, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, अनिवार्य है। लेकिन इस भारतीय एकता की मुहिम में क्या क्या बाधाएं हैं, इनको भी समझना और इनसे सावधान रहना और इन बाधाओं को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है। कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमारे देश में, जबकि हमारा देश कई रियासतों में बटा था, उस समय भी ये भावना थी कि यदि बाहर के दुश्मन देश से भी मिल करके अपने 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 प्रतिद्वंदी को परास्त किया जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। यही भावना जो है देश के प्रति क्या भक्ति होनी चाहिए, उसके सर्वथा प्रतिकूल है। ज़्यादा इतिहास में हम अंदर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो प्रवृत्तियां अभी भी कायम हैं, अभी भी बची हुई, कायम नहीं, अभी बची हुई हैं इस तरह की, उनको पहचानने की हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को आवश्यक है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों को पहचाने जो कुछ कट्टरवादी सोच के और कट्टरवादी सोच वाले किस तरह का तर्क देते हैं भारतीय एकता के विरुद्ध जो है, उसके भी विषय में अभी आगे बताया जाएगा। तो वो जो है, तो वही कट्टरवादी और सामंतशाही सोच के अक्सर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये मुगलों को आक्रांता की एक रट लगाते हैं। हालांकि उसके विषय में भारतीय वाम ताकत दल ने कई बार स्पष्ट किया है कि भारतीय वाम ताकत दल इसमें विश्वास करता है कि हमारी जितनी ऐतिहासिक विभूतियां हैं सबको समान रूप से सम्मान देने की आवश्यकता है, सब पर समान रूप से गौरवान्वित होने की आवश्यकता है, और उनमें फ़र्क करना कि ये आक्रांता है, ये मुगल है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। जो भी बाहर से आया, कहाँ से आया, इसका मतलब नहीं है। जो भी आया और इसी भारत की मिट्टी में खप गया, वो सभी जो है, वो सभी लोग भारतीय हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह से
शायद एहसास नहीं किया होगा और किसी ने करवाया भी नहीं, लेकिन मान्यता यही है। तो ये उन कट्टरवादी सोच और सामंतशाही सोच को जवाब भी है, और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को उनकी जानकारी के लिए भी बताना आवश्यक है कि जिसे ये आक्रांता कहते हैं, यानी मुगल सल्तनत को, तो ये कट्टरवादी सामंतशाही लोगों को मैं बता दूं कि बाबर को किसने बुलाया। ये सामंतशाही सोच जो कि अक्सर आक्रांता बोलते रहते हैं, हमारे जो है वो मुगल डायनेस्टी को, मुगल सल्तनत या मुगल जो वंशावली को आक्रांता बोलते रहते हैं। तो भारतीय जनता दल का उनसे प्रश्न है कि बाबर को किसने निमंत्रण दिया, किसने बुलाया। शायद ये जानते हुए भी नहीं बताएंगे। भारतीय जनता दल उनको आईना दिखाने के लिए ये तथ्य सामने रख रहा है कि बाबर को बुलाने वाले राणा सागा थे, इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए या उसको सबक सिखाने के लिए। तो ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई कि बाबर को बुलाने वाले जो है राणा सागा थे। हालांकि एक ही साल बाद उस बाबर का इसी राणा सागा का खानवा के युद्ध में खानवा के मैदान में युद्ध भी होता है। तो और उसी को वो युद्ध होता है। तो ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि जिनको ये आक्रांता बोल करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखाने का या उनके खिलाफ घृणा पैदा करने का एक षड्यंत्र बराबर करते रहते हैं, तो उनको आईना दिखाने के लिए ज़रूरी है वो जान ले कि बाबर को राणा सागा ने बुलाया था। जो उस समय का जो शासक था इब्राहिम लोदी, माने दिल्ली का जो शासक था, इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए या उसको सबक सिखाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं है, जब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इसी मानसिकता के लोग जो है लोगों ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेशी थी, भारत के बाहर की थी, अंग्रेजों की, उसके प्रति भक्ति दिखाई। किसके विरुद्ध? नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। और नवाब सिराजुद्दौला की रियासत ध्वस्त होने के बाद यही मानसिकता ने जो है उस क्लाइव का स्वागत किया और यानी प्लासी के युद्ध से और मुर्शिदाबाद जो कि उस रियासत की राजधानी थी, वहाँ तक जो जुलूस निकला उसमें वो शामिल हुई। इसी तरह से तमाम है, वो मानसिकता आज भी है और वही मानसिकता भारतीय एकता में सबसे बड़ी बाधक बनी हुई है। हमने कई मौकों पर ये बताया है कि ये मानसिकता काम करती है, कहती है कि अंग्रेज आए तो ठीक रहा और कम से कम उससे मुगलों के शासन का अंत हो गया। ये मानसिकता आज भी काम कर रही है। भारतीय जनता दल बस यही बताना चाहता है कि जो मानसिकता अभी भी अवशेष के रूप में चाहे जिस रूप में पड़ी हुई है वह इस देश की शत्रु है। और देखिए, भारतीय जनता दल पहले भी कह चुका है कि देश के शत्रुओं की पहचान करना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता दल देश के शत्रुओं की चाहे किसी भी रूप में हो उनकी पहचान करेगा और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को परिचय भी करवाएगा कि यही देश के दुश्मन है, इनको पहचानिए।
तो इसी संदर्भ में एक और भारतीय भाई शायद हरियाणा से, शायद वो मित्तल साहब थे, उन्होंने कहा कि पंजाब के जो भारतीय भाई बहनों ने बहुत बड़ी गलती की है इस गद्दार केजरीवाल को वोट देकर। तो कम से कम भारतीय आम ताकत दल के इस प्रयास से कि भाई कि अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि ये केजरीवाल इस देश का गद्दार है, और वाकई में गद्दार है। आप जरा बिल्कुल ठंडे दिमाग से, शांत मस्तिष्क से आप सोचिए कि जो सरेआम माने जेएनयू के प्रांगण से एक तरह से चुनौती ही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, बताइए, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ही समर्थन करता है केजरीवाल। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ही बताए हैं कि इस तरह के खतरनाक नारों का समर्थन करने वाला ये गद्दार नहीं है, तो फिर कौन गद्दार होगा, बताइए ना। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, इसके और भी गद्दारी के देश गद्दारी मतलब देश के खिलाफ गद्दारी, इन समूहों ने गद्दारी की परिभाषा भी बदल दी है। इनके गद्दारी, जो ये गद्दारी का प्रयोग करते हैं कि किसी समूह विशेष, जो उन्होंने समूह बना रखा, कोई जाति का, कोई संप्रदाय का, कोई और कुनबा, इस तरह से जो समूह बना रखे हैं, उस समूह के प्रति यदि वफादारी नहीं हुई तो वो गद्दारी करते हैं। देश के खिलाफ गद्दारों को ये कभी भी गद्दार नहीं करते। ये इनका जो है एक सोच का, इनके सोच का डिटेरियोरेशन है, गिरावट है। बीजेपी देख लीजिए, जितने भी देश के गद्दार हैं उनको गद्दार न तो खुद कहती है, और जनता भी उनको गद्दार के रूप में जाने, जनता भी उनको गद्दार के रूप में न जाने, इसकी साजिश भी करती है। इसका जीता जागता नमूना क्या है कि केजरीवाल इस देश का गद्दार है। जनता थोड़ी सी भ्रमित होकर के, जैसे भी हो, मुफ्त बिजली या मुफ्त पानी, जैसे भी हो, हमारी दिल्ली के मतदातागण भारतीय भाई बहन से गलती 3 बार हुई है, और शायद इस बात को समझाया जाए तो शायद ये फिर गलती वो नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास है। और वो विश्वास अब जो है, वो विश्वास अब वो बलवती हो रहा है। जबकि मित्तल साहब जैसे जो हरियाणा के हैं, जब कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के भारतीय भाई बहनों ने बहुत बड़ी गलती की है इस गद्दार को वोट दे करके, तो ये भावना अब आ रही है, बढ़ रही है, लोगों समझ रहे हैं कि भारत के गद्दार को वोट देना बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है, राष्ट्रीय अपराध है। तो वो हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन या हमारे दिल्ली के मतदातागण भारतीय भाई बहन से 3 बार गलती हुई है। लेकिन ये जो भारतीय जनता दल का ये अनुरोध है, ये प्रचार है, ये समझाने है, ये निवेदन है कि भारत के गद्दारों को कम से कम वोट मत दीजिए। वो तो ये पात्रता रखते हैं कि उनको लात मार करके इस देश के बाहर किया जाए। लेकिन बीजेपी की गद्दारी तो देखिए, इन गद्दारों को न तो बीजेपी वाले गद्दार कहते हैं, मोदी जी इनको गद्दार भी नहीं मानते हैं। और यही तो सवाल है मोदी जी से, यदि केजरीवाल को आप गद्दार मानते हैं, भले जनता भ्रमित हो करके अपने विवेक का सही प्रयोग न करके इसके हाथ में सत्ता थमा दी है, तो भारत के संविधान ने तो ये ताकत दी है, ये प्रावधान दिया है आपके लिए ना कि केजरीवाल जैसे गद्दारों से मुक्ति तो आप दिलाइए। तमाम इस तरह से जो है इंस्टांसेस हैं मोदी महोदय, ये केजरीवाल देश का गद्दार भी है और आवाम विरोधी भी है।
हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का भी दुश्मन है। तो ये गद्दारी है देश के खिलाफ मोदी जी की और इसकी बीजेपी। और यही नहीं, ये राहुल गांधी की जो गद्दारी है, बताइए हमारे देश को लोग खुद ये देखिए, इस वीडियो को देखिए बताया जाए, जो वीडियो भारतीय जनता दल ने जारी किया है इस यूट्यूब वाला, इसको अधिक से अधिक जो है इसको देखिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक जो है वो बेल आइकन वो दबा करके इसको सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। मान लीजिए आप आगे बढ़ाने में थोड़ा सा उतनी क्षमता नहीं हो पाती है, तो बच्चे आजकल के बहुत जानकार होते हैं, वो बढ़ा देंगे। देखिए जरूर, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारतीय जनता दल ने दूसरी आज़ादी और वास्तविक आज़ादी छेड़ी है इस मुहिम के जरिए, तो इसके महत्व को आप समझिए। और दूसरी आज़ादी किसे? इन यानी देश की विखंडनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, जो कि काले अंग्रेज हैं, उनसे आज़ादी। और इसके साथ साथ भारतीय भाई बहनों का अपने भारतीय भाई बहनों का मानसिक गुलामी, जो कि ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उनका और भारतीय समाज का और देश का दुश्मन है, और कौन उनका और भारतीय समाज का और देश का हितैषी है। ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं। और शायद भारतीय जनता दल को मैंने ये आशंका है कि वही जो जातिवाद, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता या भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, ये इसके प्रति संवेदनशील होने के कारण वो यानी विवेकशीलता या वो विवेक क्षमता समाप्त हो गई है कि कौन उनका और भारतीय समाज का और देश का शत्रु कौन है और हितैषी कौन है। तो इसलिए जरूरी है कि वो जातिवाद हुआ या संप्रदायवाद हुआ या सांप्रदायिकता हुआ या भाषावाद हुआ या प्रांतवाद हुआ और भी जो जहरवाद हैं, उनके प्रति संवेदनशीलता शून्य करिए और भारतीयता के प्रति संवेदना विकसित करिए कि सभी लोग अपने भारतीय भाई बहन हैं। तब आपको बहुत आसानी से और आराम से ये पहचान हो जाएगी कि कौन इस देश का शत्रु है, कौन इस देश का हितैषी है। और जिस वक्त ये क्षमता आप में आ जाएगी, तो आप पात्र लोगों को ही जो है उनको वोट करेंगे, उनको चुनेंगे, उनको सत्ता में भेजेंगे और एक भारतीय नागरिक के रूप में उनसे सेवा पाएंगे। भारतीय जनता दल की इस भारतीय एकता और भारतीय माहौल के प्रयास का जो विरोध करने वाले जो असामाजिक और भारत विरोधी देश के गद्दार तत्वों के तर्क का कुछ नमूना जरा देखिए। एक बात मैंने पहले भी कहा था कि जो शातिर किस्म के अपराधी होते हैं, और ये राजनीतिक पार्टियां लगभग शातिर अपराधी की तरह, ये उनका चरित्र भी है और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तो शातिर अपराधी जो होते हैं, उनके दो हथियार होते हैं। एक तो बहुत ही घटिया किस्म का, खोखला किस्म का कुतर्क वो रचते हैं, गढ़ते हैं और आपको सुनाते नहीं बल्कि दहाड़ के बोलते हैं। दूसरा है उनका झूठ और अफवाह फैलाना। ये दो बड़े खतरनाक हथियार हैं। माने आधारहीन और खोखले कुतर्कों को गढ़ना, रचना
और उसको बड़े पुरजोर से दहाड़ना, यानी उन कुतर्कों को। ये जो शातिर अपराधियों का एक हथियार है। इसी संबंध में भारतीय आवाम ताकत दल को कभी कभी आशंका होती है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं लगभग, और उनके नेता और प्रवक्ता पूरा एक माहौल बनाए हुए हैं झूठ और अफवाह का। उसमें भारतीय आवाम ताकत दल सिर्फ सत्यता का और अपनी आवाम भक्ति का, अपने जनता के प्रति भक्ति का, अपने देश के प्रति भक्ति का भाव जो है वो कैसे चल पाएगा और कैसे हमारी आवाम इसकी कीमत कर पाएगी, ये कभी कभी चिंता होती है भारतीय आवाम ताकत दल को और मुझे भी। लेकिन ये हमको जानकर के खुशी है कि इनके झूठ और अफवाह और कुतर्कों के इसे घनघोर वातावरण में भी हमारी आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम ताकत दल की भारतीयता आधारित आपसी एकता और भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत आदि के निवेदन संदेश को उसी भाव में, उसी अर्थों में वो समझ रही है, अपना रही है, आगे बढ़ा रही है। तो यह भारतीय आवाम ताकत दल के लिए और इस देश के लिए भी बहुत राहत का विषय है। लेकिन इसमें जो बाधाएं हैं उनको भी पहचानना, उनसे सजग रहना और उन बाधाओं को कैसे दूर करना, यह भी जरूरी है। शुरू में जब यह शुरू किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुटभैये जो है भारतीय आवाम ताकत दल का दफ्तर खोजने गए थे, और ये शायद उन्होंने नेट से निकाल लिया था कि इसका दफ्तर जौनपुर में किसी गांव गिराज में है। वहां गए थे उस दफ्तर में तोड़ फोड़ करने के लिए। ये देखिए इनकी नीयत। ये सारी बातें बताई जा रही हैं, सत्य हैं, और हो सकता है काफी इसकी संभावना है कि जब सामना हो तो ये बड़े आराम से ये मुकर भी जाते हैं। ये भी इनकी विशेषता है। ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वही गलती करवाती हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, और जब वो उल्टी पड़ जाती है उनके लिए तो ये एक तो इनकार करते हैं, दूसरा इनकी चाल होती है कि वो कहते हैं भाई ये उसका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत वक्तव्य है, इसका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, और अधिक विरोध हुआ तो उसको कुछ समय के लिए पार्टी से वो निकाल देते हैं। ये 3 उपाय वो करते हैं। लेकिन इस तरह की गंदगी, इस तरह का झूठ वो बुलवाते जरूर हैं, और इस तरह का वो उपद्रव भी करवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुटभैये वो भारतीय आवाम ताकत दल के जौनपुर के किसी गांव में स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में उनको खोजने गए थे, वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए। देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। और कौन भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनी हुई है, ये देखिए उसका। इसीलिए तो भारतीय आवाम ताकत दल बता रहा है कि ये इसका राष्ट्रवाद बिल्कुल झूठा है, देश के साथ धोखा देने वाला है। और फिर इसके बाद कहने लगे एकता के कुत्ते। फिर इसके बाद जो है अब बीच में कहते थे कि हमने कहा था ना कि बंद कर दो वीडियो। ऐसी भाषा तो जो दादा लोग करते हैं, माफिया लोग करते हैं कि मैंने कहा था तुम ऐसा कर दो। तो ये दादाओं और माफियाओं की भाषा में
इस तरह से कहते थे कि मैंने कहा था ना कि बंद कर दो। इस तरह की बात बीजेपी वाले भी बोलते रहे और जेएनपीसी कांग्रेस वाले भी बोलते रहे। और फिर एकता के कुत्ते भी कहते थे और फिर कहते थे कि ये क्या बराबर एकता एकता भारतीय एकता की रट लगाए हुए हैं। एकता जब आ जाएगी तो मेरे बगल में चमार भी बैठ जाएगा, मेरे बगल में मुल्ले भी बैठ जाएंगे। यही तो समस्या है। जहां एक और काफी भारतीय भाई बहनों की ये भावना है कि जो भी इस भारत की मिट्टी में जन्मा है और इसी में जिसको खप जाना है, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग भारतीय हैं। वहीं पर ये कट्टरवादी सोच कहती है कि मेरे बगल में मुल्ले बैठ जाएंगे, मेरे बगल में चमार बैठ जाएंगे। तो इस तरह की सोच वालों को भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इनको पहचाने ठीक से। और ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी के ही तत्व होते हैं, ये भी जान लीजिए। इसलिए बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्टिकर लगाई है राष्ट्रवाद का, वो बहुत ही माने इस देश के लिए कष्टदायक है और धोखेबाजी वाला, विश्वासघाती है। और बीच बीच में जब चुनाव आता है तब कहते हैं कि हम वो पांव जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, यूट्यूब वाले सर का ये बंद कर दें, और हमने कई बार कहा बंद कर दें। ऐसी मानसिकता को भारतीय जनता दल यही कहता है कि भाई आप कौन हैं, आप कौन है कहने वाले भारतीय जनता दल को कब वीडियो जारी करे, कब वीडियो जारी न करे, आप कौन है, आपकी क्या हैसियत है, बताइए नहीं। भारतीय जनता दल अपना एक कर्तव्य निभा रहा है और इस कर्तव्य को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझ रहे हैं। लेकिन आपके कहने से कि वीडियो मत जारी करिए, ये क्या दिखाता है? तो ऐसे तत्वों की मानसिकता को हमारे भारतीय भाई बहन पहचाने ठीक से। और यही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी से आती है। और हो सकता है कि जब वो कन्फ्रंट हो, सामने हो, तो बड़े आसानी से वो इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा वाकया इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये इनकी मानसिकता है। और किनकी मानसिकता है? जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके यानी वो जनता में ये भावनात्मक शोषण करते हैं। ये किसी भी तरह से ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। कुछ इस तरह के तर्क वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सिखाए पढ़ाए छुट भइए पहले तो बात करते थे, आजकल जो है अपना कमेंट जो है जो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पर लिखा करते हैं कि ये भारतीय एकता की रट लगाई जा रही है और इससे सनातन समाप्त हो जाएगा, इससे हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह का दुष्प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उनके इस तरह की मानसिकता वाले जो है ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये ऐसे तत्वों को अब पूरे देश को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अपने आदरणीय भारतीय आवाम को भारतीय जनता दल स्पष्टता बता रहा है कि अपना राष्ट्र भारतवर्ष ये महफूज है, मजबूत है, तभी जाकर के सनातन या हिंदुत्व या इस्लाम या ईसाई या सिख अन्य पंथ महफूज रह पाएंगे। इस बात को वो दिल में बिठा लें या एक मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश
में कहते हैं कि खूंट में गठिया लें। हमारा राष्ट्र जो है भारतवर्ष यदि मजबूत और महफूज रहेगा तभी जाकर के सनातन या हिंदुत्व, इस्लाम या ईसाई या सिख अन्य पंथ जब महफूज रह पाएंगे। तो इस बात को भूल जाएं कि भारतीय एकता आने पर देश अपना भारतीय समाज मजबूत होने पर और देश मजबूत होने पर उनका सनातन चला जाएगा। ये उनका दुष्प्रचार है और ऐसे तत्व जो है इस देश के लिए भी घातक हैं और हिंदू सनातन जो इतना पुराना हमारा एक विचारधारा है और दर्शन है, बहुत आदर्शमय दर्शन है, उसके भी ये शत्रु हैं, उसके भी ये दुश्मन हैं। ये सनातन के हित न तो ये हितैषी हैं न तो उसके प्रतिनिधि हैं। तो इनसे भी सावधान इसलिए बताया जा रहा है कि जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इस तरह के दुष्प्रचारों से सावधान रहिए। और वैसे भी भारतीय अवाम ताकत दल ने भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये बताया है कि जितनी भी यानी ये राजनीतिक दल हैं, इसके नेता प्रवक्ता और जो भी है अक्सर झूठ और अफवाह का सहारा लेते हैं। इसलिए जो भी बोलते हैं इसको झूठ और अफवाह मानते हुए इस पर जरा भी गौर नहीं करना, सुन लेना है। सुनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन सुनने के बाद इस पर जरा भी गौर नहीं करना है, बल्कि इसको चूंकि ऐसी बातें जो है वो कूड़ेदान लायक होती हैं, उनको कूड़ेदान में डालने लायक होती हैं, इसलिए उनको तुरंत जो है कूड़ेदान में डाल दीजिए। जरा भी न उस पर गौर करिए, जरा भी न उस पर ध्यान दीजिए और अपना कीमती जो है मस्तिष्क उस पर न खपाइए। तो ये बचाव का है। और सब झूठ ही बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। अब आपने देखा हो कि जब ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था, बीजेपी जहां भी उद्घाटन करती थी, माने एक्सप्रेसवे का, हाईवे का, जो भी है, ये अखिलेश पहले बोलते थे ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। ये क्या दिखाता है? यानी मैं 24 घंटा झूठ बोलना। तो झूठ बोलने में सिर्फ बीजेपी आगे नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस तो खैर कांग्रेस तो खैर इसकी गुरु, कांग्रेस माने जीएनपीसी, तो इसकी गुरु घंटाल ही है। और इसी गुरु घंटाल कांग्रेस का झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में जो इसका दूसरा अवतार है, वो तो इस गुरु घंटाल का भी गुरु घंटाल है, झूठ बोलना। उस झूठ को ढकने के लिए जनता की गहरी कमाई का, टैक्स के पैसे से तमाम विज्ञापन से अपने झूठ को ढकता है। लेकिन उससे बड़ा पाप है कि वो इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार है। तो एक तो केजरीवाल के विषय में बताया गया था कि वो जो कन्हैया कुमार ने नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया था। लेकिन जब ये प्रकरण आता है कि केजरीवाल ने समर्थन किया था, राहुल गांधी जो गद्दार है उसने भी समर्थन किया था, और कम्युनिस्ट के लोग जो है डी राजा और सीताराम येचुरी और प्रकाश कांत इत्यादि लोगों ने समर्थन किया था। ये जो है कन्हैया कुमार जाकर के वो अखिलेश यादव का भी पैर छुआ था, तो उनका भी समर्थन हो गया। लेकिन यदि यहीं तक विचार को रोक दिया जाए तो अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इतने बड़े गद्दार कन्हैया कुमार के प्रति ये अपने को राष्ट्रभक्त कहने वाले, अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले मोदी जी ने क्या किया? उसको देश के गद्दार और छिपे हुए गद्दारों को भारत के खिलाफ गद्दारी करने का मौका दिया। यही तो बात, जब भी ये इस तरह का वाकया आता है कि
कि कन्हैया कुमार के प्रति क्या किया, जो कि राष्ट्रभक्ति का तकाजा है मोदी महोदय, कि ऐसे तत्व जो खुलेआम भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, भारत की सार्वभौमिकता को चुनौती देते हैं, उसकी सॉवरेंटी को चुनौती देते हैं मोदी महोदय, उनको सेना के हवाले किया जाता है। ये राष्ट्रभक्ति का तकाजा है, राष्ट्रवाद का तकाजा है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें कि इन्होंने उसको इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को सेना के हवाले न करके अदालत को सौंप दिया। अदालत में यानी कौन संवेदना होती है भाई? वो तो सिर्फ कानून देखते हैं, कानून में ये क्या है और क्या नहीं है। अदालत से जो है वो देशद्रोह और देश के प्रति सम्मान के प्रति कहाँ इतनी बात? बस वो कहते हैं भाई हम तो सिर्फ कानून के प्रति जो है वो वफादार हैं, बस मेरा पूरा समर्पण जो है वो जो कानून बनाया गया है वो देशभक्ति का है या नहीं है, देश के प्रति संवेदनशीलता का है या नहीं है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। इसलिए वो नतीजा भी वही हुआ कि दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायमूर्ति ने इसको जमानत दे दिया कन्हैया कुमार को, और जमानत के आदेश में इन्होंने वो फिल्मी गाना भी लिखा था। तो यही तो होगा ही। देशभक्ति के और देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले मसलों को यदि मोदी जी न्यायालय को सौंपेंगे तो यही होगा। वो फिल्मी गाना भी लिखेंगे और जमानत भी देंगे वो। और वो तो उनका बस एक ही तर्क है भाई कि हमको किसी से मतलब नहीं, संविधान में क्या लिखा है और जो है कानून में क्या लिखा है, इसी के प्रति जो है हमारी वो एलिजियंस है, इसी के प्रति एलिजियंस की मेरी जो है वो कमिटमेंट है हमारी जो प्रतिबद्धता बस यहीं तक है। वो देशभक्ति का है, देश विरोध का है, गद्दारी का है, कुछ और ये जो है बाकी लोग देखें इसको। तो ये गद्दारी है मैंने मोदी महोदय की कि उसको सेना के हवाले ना करके उन्होंने इस तरह के मौके दिए। इस संदर्भ में शायद सुनने को आया है कि कन्हैया कुमार ने, अब ये सारी बातें का संदर्भ इसलिए देना तो आवश्यक नहीं है और मैं भी उसको आवश्यक नहीं मानता हूं, लेकिन इन समूह की मंशा जाना जरूरी है। तो सुनने में आया कि वो कन्हैया कुमार कह रहा ये कह रहा है कि हम YouTube वाले सर के विषय में तो कुछ नहीं कहते हैं, वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे तर्क देने वालों को ये कहना पड़ेगा कि भारतीय आवाम ताकत दल का या मेरा किसी से भी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। कन्हैया कुमार हो चाहे कोई भी हो, जो देश का दुश्मन और जो देश के तोड़ने वाला और भी सरेआम करेगा, भारतीय आवाम ताकत दल जब तक सांस में सांस है उसको छोड़ेगा नहीं, उसको बेनकाब करेगा और उसको उस अंजाम तक पहुंचाएगा जिसका वो पात्र है। भारतीय आवाम ताकत दल की सत्ता होती तो इसकी नौबत ही नहीं आती। कन्हैया कुमार के कहने के सीधे उसको सेना के हवाले वो सुपुर्द होता, और उसी को नहीं, जितने भी उनके समर्थक सामने आए, केजरीवाल आया, गद्दार राहुल गांधी आया, और जो है ये सीताराम येचुरी आया, डी राजा, प्रकाश करत, और जो अखिलेश यादव का पैर छुआ था, सबको सेना के हवाले। ये देशभक्ति का तकाजा है। तो शायद ये नौबती नहीं आती कि इस तरह से छुट्टा वो घूमता रहता ये कन्हैया कुमार। इसकी भी नौबत नहीं आती कि उसको जो इस देश के गद्दार कम्युनिस्ट वाले उसको जो है, जो हमारे देश की संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव, इलेक्शन, आम चुनाव, उसमें भाग लेने के लिए
ये सब जो है संसदीय चुनाव का टिकट देते कम्युनिस्ट वाले उसको बेगूसराय बिहार से, और इसकी भी नौबत नहीं आती कि उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बॉलीवुड चला आता है, बॉलीवुड का वो गद्दार जावेद अख्तर और उसकी पत्नी गद्दार जो है, जो वो शबाना आजमी, और वो गद्दार जो है स्वरा भास्कर इत्यादि। बॉलीवुड अब चूंकि विषय ये भटकने, बॉलीवुड तो एक अलग अभिशाप है, हर तरह से अभिशाप है, लेकिन हमारे लोग अभी भी उसको वो तरजीह वो देते हैं, उसको उनकी फिल्में देखते हैं। शाहरुख कई बार हुआ कि भाई यह भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है शाहरुख, लेकिन शाहरुख की फिल्में, शाहरुख का विज्ञापन देखने वाले अभी देख रहे हैं। कंपनियां अभी भी, जो कंपनियां शाहरुख जैसे लोगों से अभी भी विज्ञापन करवाती हैं, वह भी भारत की दुश्मन है। जब चारी ओर से बहिष्कार होगा तब नहीं इसका असर होगा, सिर्फ भारतीय जनता दल के कहने से तो नहीं होगा। अभी भी शाहरुख हुआ, आमिर खान हुआ, नासिरुद्दीन शाह हुआ, इनके द्वारा विज्ञापन करवाया जाता है कुछ कंपनियों के द्वारा, कुछ विज्ञापन की कंपनियों के द्वारा। तो इनकी फिल्में और इनकी फिल्मों का बहिष्कार, इनके विज्ञापन का बहिष्कार, और जो कंपनियां इनसे विज्ञापन करवाती हैं वो भी इस देश की दुश्मन है, इस देश के शत्रु और गद्दार है। इस तरह से हमारे देश के लोग, हमारे देश की मशीनरी जब तक उनको चिन्हित नहीं करेगी और उनको सजा नहीं देगी, तब तक ये प्रवृत्ति जो है वो रुकने वाली नहीं है। और देश विरोधी हरकत में सिर्फ शाहरुख और आमिर खान, नासिरुद्दीन शाह ही नहीं है। महेश भट्ट बहुत बड़ा गद्दार है वो, और उसका बेटा वो जो राहुल भट्ट है, शायद जो मुंबई जो हमला हुआ था 26/11 वाला, जिसमें कि वो कसाब जिंदा पकड़ा गया था, उसमें इसकी भूमिका है। जो एक डेविड हेडली वो पकड़ा गया था ना, वो अमेरिका में, उसने काफी ये खुलासे किए हैं कि महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट, वो भी, और भी अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, तो अकेले जो है शाहरुख और आमिर की बात नहीं है, ये सब भी दीपिका पादुकोण और जो है अनिल कपूर, महेश भट्ट, विनोद कश्यप, ये सब गद्दार है इस देश के। लेकिन सिर्फ मेरे गद्दार या भारतीय जनता दल के गद्दार कहने से नहीं होगा। इनकी फिल्मों का बहिष्कार करिए, इनके विज्ञापन का बहिष्कार करिए, और कौन इनको विज्ञापन देता है उन कंपनियों को देशद्रोही के रूप में चिन्हित करिए, और उसको वहां तक पहुंचाए जिसकी वो पात्रता रखते हैं। जब इस तरह की सजाएं होंगी, उनका उपाय होगा, तब जाकर ये मानेंगे। तो भारतीय जनता दल के इस प्रयास से, और उसका एक प्रयास और भी है कि जिन हमारे कीमती जो है व्यक्तित्व रहे हैं, हमारे पर्सनालिटीज रहे हैं, यानी आज़ादी की लड़ाई के, उन सारे व्यक्तित्व और महापुरुषों को ये जेएनपीसी दबा दिया इसने। और गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से पूरे वातावरण को पूरा कब्जा कर लिया इन गद्दारों के द्वारा। हमारे सुभाष चंद्र बोस को पीछे कर दिया, भगत सिंह को पीछे कर दिया, हमारे चंद्रशेखर आजाद को पीछे कर दिया, अशफाकुल्ला जी को पीछे कर दिया, खुदीराम बोस को, यानी इनकी न तो कहीं वो चर्चा की जाए न इसके विषय में कोई जो है यानी विचार विमर्श हो, न तो इनकी महानताओं का कोई जिक्र हो, ये पूरे वातावरण से हट जाए। इसकी घोर गद्दारी की है जेएनपीसी ने अपने सिपह सालार इतिहासकारों द्वारा, सिपह सालार अपने
यानी मीडिया के द्वारा और सिपह सालार भौतिक वर्ग के द्वारा। और इसी साजिश में बीजेपी भी शामिल है। बस फर्क इतना ही है कि ये कभी कभी नाम भुनाती है। सुभाष चंद्र बोस का जब वाकया आएगा तो नाम भुनाएंगे, लेकिन वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई बताए? अभी भी भारत के नोटों पर उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो चल रही है। यदि ये मोदी महोदय और बीजेपी वाले यदि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना चाहते हैं, इनको 8.5 साल से अधिक हो गया मोदी महोदय को सत्ता में बैठे हुए, और यदि इनकी मंशा होती तो उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को हटा करके हमारे सुभाष चंद्र बोस की फोटो वहां पर लगती। तो इसलिए ये नाम लेंगे, भुनाएंगे, लेकिन वो सम्मान देने के लिए ये नकली राष्ट्रवादी मोदी जैसे लोग तैयार नहीं होंगे। ये कभी भी हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। ये कभी भी हमारे शहीद आजम भगत सिंह को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। ये इतनी खतरनाक किस्म के ये नकली राष्ट्रवादी हैं, ये बीजेपी वाले। और यही नहीं, और नाम वो किसका लाएंगे? उन लोगों का नाम लाएंगे जिससे जेएनपीसी अपने पाप को, यानी गद्दारी के पाप को धुल सके। गोडसे का नाम लाएंगे। गोडसे के खिलाफ भारतीय जनता दल का विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं है। लेकिन गोडसे को जो लाते हैं सब, जो है बीजेपी वाले, जो है सिर्फ वो जेएनपीसी को अपने गद्दारी के पाप को धुलने का मौका देने के लिए लाते हैं। जो ही ये बोलते हैं कि देशभक्त, ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि गोडसे देशभक्त, तो वो कहते हैं कि देखिए भाई, हम तो महात्मा गांधी की पार्टी के हैं, जेएनपीसी वाले कहेंगे, और एक गांधी के हत्यारे गोडसे की पार्टी के हैं जनता के सामने। ये मौका जानबूझ करके बीजेपी वाले देते हैं गोडसे को लाने का। और गोडसे के विषय में भारतीय जनता दल ने मैंने कई एपिसोडों के माध्यम से ये बताया हुआ है कि गोडसे का प्रकरण जो है, ये आरएसएस जो कि हमेशा इसकी रक्षा करती रहती है जेएनपीसी की, वो सिर्फ इसे जेएनपीसी यानी उस नेहरू को बचाने के लिए, माने वो मोहनदास करमचंद गांधी की जो हत्या हुई 31 जनवरी 1948 को, उसमें नेहरू का भी हाथ था। ठीक से उसकी जांच नहीं हुई, इसलिए वो बात सामने नहीं आई। और उसी नेहरू को बचाने के लिए इस आरएसएस वालों ने गोडसे को भेजा। उसकी वजह में कई चीजें हैं उसमें। ये बताया हुआ है कि इन्हीं दो गद्दारों ने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन से मिलकर इस देश का विभाजन करवा करके नेहरू के हाथ में सत्ता दिलाई, जो कि नेहरू किसी भी तरीके से, किसी भी मानदंड से उसका पात्र नहीं था। जिसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी न हो, जिसके समर्थन में देश की अधिकांश आवाम न हो, उसके हाथ में सत्ता जो है वो माने सौंपने का या छीनने का ये साजिश किया गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने माउंटबेटन से मिलकर। और माउंटबेटन भी भारत विरोधी था। वो तो हमेशा इस देश को विखंडित करना, कमजोर रखना, हमेशा जो है, अरे जो जिसने इस देश को लूटा है, सताया है, तो उसके विषय में क्या कहना है? तो उससे मिल करके इन सबों ने वो इस तरह की साजिश किया। तो जाहिर सी बात है कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। देश का विभाजन और 25 से 30 लाख लोगों की
हत्या और 4 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़ना, ये इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी त्रासदी इन सब ने दिया हुआ है। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि मान लीजिए शातिर किस्म का वो माने कोई माने अपराधी वाला गिरोह है, तो उस आपराधिक गिरोह का जो सरगना है, तो सरगना की सहायता के लिए कोई उस गिरोह का कोई सदस्य उसकी सहायता के लिए आगे आता है और कोई एक उसके अनुसार एक बहुत बड़े मकसद लक्ष्य को हासिल करने में उसकी मदद करता है। तो उस मकसद को हासिल होते ही जिस सदस्य के बूते उसने मकसद हासिल किया था, मतलब जिस सदस्य के बूते मतलब जिस सीढ़ी के बदौलत, तो उस गिरोह का सरगना सबसे पहले उस सीढ़ी को ही समाप्त कर देता है, या उस सीढ़ी को बहुत बड़ी बाधा मानता है और उसको रास्ते से वो हटाने की फिराक में रहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि जिसने इतनी बड़ी साजिश करके हमको वो मकसद हासिल करवाया, वो किसी वक्त भी मुंह भी खोल सकता है और उसके लिए भी खतरा बन सकता है। तो हर हालत में उसको अपने रास्ते से हटाने की फिराक में रहता है। ठीक यही दशा जो है वो नेहरू के साथ हुई। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए जो साजिशें किया, मतलब कि देश बांटना और देश विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित कराना और फिर बाद में देश विभाजन का इल्जाम या ठीकरा जो है वो इस देश की जनता के ऊपर थोपना, और साथ साथ बोलते रहना कि भारत में पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। कितने विश्वासघात किया इसने मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो जो साजिश करके इसको कुपात्र और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाया, तो सत्ता हासिल करने के बाद एक गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को अपने लिए खतरा समझने लगा। किसी वक्त मुंह खोल सकता है और सारा गुड़ गोबर हो सकता है उसकी नजरों में। तो इसलिए उसको अपने रास्ते से हटाना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए तो इसी तरह की 2 रिपोर्टें हैं कि इस मोहनदास करमचंद गांधी को 4 गोलियां लगी थी और गोडसे ने सिर्फ 3 ही गोली मारी थी। चौथी गोली किसकी थी, ये तो जांच का विषय है, देखने की जरूरत है। और उस मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पहले कई बार आक्रमण उसके ऊपर हो चुके थे, कई बार आक्रमण उस पर हो चुके थे। तो ये देश का प्रधानमंत्री था ये नेहरू, और बराबर मोहनदास करमचंद गांधी को बापू बापू करके हमेशा चमचागिरी भी करता था। उसी के बापू के ऊपर 3-4 बार जो है वो आक्रमण हो रहे हैं और वो देश का प्रधानमंत्री है, फिर भी उस अपने चहेते बापू की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं करता है। तो यही बात तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन देखे ना कि वो जानबूझ करके असुरक्षित हो जाएं। मोहनदास करमचंद गांधी, ये साजिश थी उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की। तो निश्चित रूप से मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में उस नेहरू का हाथ था। ठीक से जांच नहीं हुई ना, और फिर भी उस नेहरू को बचाने के लिए ही इस देश, कहते हैं आरएसएस वाले राष्ट्रवादी, कैसे राष्ट्रवादी भाई, कैसे राष्ट्रवादी हैं ये आरएसएस वाले, इतने गद्दार
नेहरू को बचाने के लिए क्या क्या साजिशें उन्होंने किया, तो गोडसे को भेजा। तो गोडसे ने 3 गोली भी चलाई थी और इसके बाद फिर वो रट मारने लगा। एक ही रट उसकी थी कि मैंने ही गांधी को मारा, मैंने ही गांधी को मारा, मैंने ही गांधी को मारा। और इसी रट के मैंने समर्थन में इसको और पुख्ता करने के लिए उसने एक किताब भी लिख दी गोडसे ने कि मैंने गांधी को क्यों मारा। तो गोडसे को लाने का एकमात्र जो है साजिश थी आरएसएस वालों की, गद्दार नेहरू को जो कि गांधी की हत्या में उसका हाथ था, ठीक से जांच नहीं हुई, नहीं तो ये तथ्य भी देश के सामने आता, उसको बचाने के लिए आरएसएस वालों ने किया। तो कुछ ऐसे तत्व बोला करते हैं या बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छूट भाई बोलते हैं कि ये पुरानी बातें। देखिए, पुरानी नई की बात नहीं है। दो तथ्य हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन या वो जो छूट भाई हैं बीजेपी के, वो भी जान लें। इतिहास को सच्चे रूप में जानना बहुत जरूरी है। और इन दुष्टों ने हमारे इतिहास को भी प्रदूषित कर दिया, यानी उन्हें उन सारे तथ्यों को तोड़ के मरोड़ के या छिपा करके। तो कम से कम उन तथ्यों की जानकारी हमारे आवाम को हो, यह हमारी आवाम का अधिकार है और उनका अधिकार है। और उनको अवगत कराना सारे जो संबंधित तथ्यों से उनको जानकारी कराना भारतीय जनता दल का और हमारा राष्ट्रीय फर्ज है। तो इस संबंध में तो जो तर्क देते हैं कि पुरानी बातों को, तो पहला तो है कि जो लोग इतिहास को महत्व नहीं देते हैं या उसको नहीं पढ़ते हैं, इतिहास उन पर फिर से दोहराता है, ये एक बात वो भी जान लें। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये जीएनपीसी है, जो ये भाजपा है, फलाने है, इनकी जड़ को जानना जरूरी है कि ये किस वृक्ष की ये जड़ है। तो जब जड़ ही जहरीला होगा तो उसका तना या उसका पेड़ या उसकी डाली पत्ती या फूल और उससे निकला हुआ फल भी उतना ही जहरीला होगा। तो ये जीएनपीसी का जन्म हुआ था 1885 में। किसने स्थापित किया था? वो इटावा का भूतपूर्व कलेक्टर एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम कौन था? हमारी 1857 की जो पहली आज़ादी की क्रांति थी, उस क्रांति में हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा एओ ह्यूम था, जिसने कांग्रेस की स्थापना की। तो ये उसकी जड़ है। तो भला वो कांग्रेस जो है इस देश की हितैषी कैसे हो सकती है, जिसका संस्थापक हमारी आज़ादी की क्रांतिकारियों का हत्यारा हो। समझिए इस बात को। बाद में तो खैर इस तथ्य को भी छिपाया गया कि इसके जो है 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कांग्रेस के। अब बताइए इस देश को कैसे बर्दाश्त होगा कि जिस कांग्रेस ने इस अंग्रेजी सरकार के साथ मुखबिरी की, दलाली की, चमचागिरी की, और जब भी जेल में जाने की बात आई या नौबत आई, तो जैसे दामादों की सेवा होती है उस तरह से इनके साथ व्यवहार हुआ। वो दावा करते हैं पूरे देश के सामने कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जिन्होंने जान दी, तमाम जो है वो यातनाएं सहे जो है और यानी उनको जो है दरकिनार किया।
और जब सत्ता हस्तांतरण की बात आई तो फिर आगे हो गए सत्ता को छीनने के लिए, और सत्ता के छीनने में पूरा देश ही बांट दिया, 25 से 30 लाख लोगों को मरवा दिया। वो 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़ दिए। तो ऐसी कांग्रेस को पहचानना तो जरूरी है ना। और उसी कांग्रेस, उसी जेएनपीसी के इर्द गिर्द सभी चिपकते हैं। समाजवादी पार्टी चिपकती है, टीएमसी वाले चिपकते हैं, आरजेडी वो चिपकती है, और एनसीपी उसी से निकली है। शिवसेना जो है उसी के द्वारा, शिवसेना उसी के द्वारा खड़ी बनाई गई है या खड़ी की गई है। बाकी सभी पार्टियां जो है टीडीपी, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईडीएमके, अकाली, सभी यही तो समझने की आवश्यकता है कि इतनी देश के साथ गद्दारी करने वाली अभिशाप जो है, और फिर इसके बाद इसने देश को बेतहाशा लूटा है। ये सारे तथ्य जो है, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ये हमारे अवाम का ये मूल अधिकार है, उनका हक है। उनको ये हक दिलाने का ये भारतीय जनता दल अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य, राष्ट्रीय फर्ज वो निभा रहा है। तो इस संबंध में जहां एक और बीजेपी के शिवा सालार यूट्यूबर प्रदीप सिंह इत्यादि जो है, ये कभी सोनिया गांधी का, कभी राहुल गांधी का, कभी अखिलेश यादव का, कभी ममता बनर्जी का वर्णन खूब करेंगे। भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि भाई ये देश के शत्रु हैं, इसलिए एक राष्ट्रवादी मोदी महोदय से ये देश अपेक्षा करता है, और इनको दो बार लगातार प्रधानमंत्री भी बनाया। तो उनसे अपेक्षा है कि इन भारत विरोधी ताकतों का विनाश करिए, उनको नष्ट में नाबूद करिए। लेकिन नष्ट में नाबूद करने के बजाय जो है राहुल गांधी ऐसे गद्दार को, यानी देश गद्दार न जाने न कहे, इसकी साजिश करते हैं बीजेपी वाले। अखिलेश यादव का विरोध, अखिलेश यादव कितना बड़ा जातिवादी है, यानी राष्ट्रवाद का वो स्टिकर वो लगा करके जब उसका शासन आता है या गुलाम सिंह का शासन आता है, तो यानी एक घिनौनी किस्म की जातिवादी जो है वो माहौल बनता है। जितने भी समाजवादी एमएलए होते हैं, एक थाना वो पकड़ लेते हैं, और वहीं से सारे उन थानों के जरिए अपने जितने भी विरोधी हैं, राजनीतिक हो चाहे व्यक्तिगत, अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को निपटाने की वो जो है वो चेष्टा करते हैं। बाकी तो खैर इस कदर माफिया राज और दादागिरी वाला राज रहता है कि किसी की भी संपत्ति हो, किसी का प्लाट हो, किसी का मकान हो, वो अपना समझते हैं। और जो रजिस्ट्री होती है जिसके द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण होता है कानूनी रूप से, वह देखा गया कि वो तहसीलों में भी नहीं होता था। वह किसी समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा है, कोई नेता, उसी घर में ही जो है वो रजिस्ट्री के पेपर जो है तैयार होते थे। और ये झूठ किस्म का है कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का हितैषी है ये समाजवादी पार्टी। मैंने बताया था ना कि दो जो है मैंने वाक़यात, 2 घटनाएं ये हमारे सभी देश के लोग जाने। लखीमपुर खीरी में एक क्षेत्र है निघासन,
निघासन में दो लड़कियां थी स्कूल जाने वाली, वो भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थी। इन्हीं समाजवादी पार्टी के गुंडों से तंग आकर के वो स्कूल जाने वाली इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की वो दो बच्चियां जो हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। क्या बात करते हैं कि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितैषी हैं। ये दूसरा वाकया मैंने बताया था कि हम जब खुद एक बार वो जौनपुर में घूम रहे थे तो एक जो है एक भूमिहीन परिवार था और संयोग से वो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के तबके वाला था, वो भूमिहीन परिवार। तो उसको ग्राम समाज की जमीन जो आवंटित हुई थी, मौके पर कब्जा नहीं मिल रहा था क्योंकि मौके पर ये सब समाजवादी गुंडे जो है उस पर कब्जा किए हुए थे। और वो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो परिवार है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आदेश भी लाया, आदेश लाने वो आदेश भी बेअसर। तो जब हमने ये पूरा वाकया मैंने सुना, पूरा वृत्तांत मैंने सुना तो हमारे जो महामंत्री थे समरनाथ यादव और पेशे से वकील थे, तो हमने कहा वकील साहब इस केस को देखिए और संबंधित अधिकारियों से बात करिए, और यदि उन अधिकारियों से बात नहीं बनती है तो हमको बताइए, और हम किसी से भी चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो चाहे चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी हो, मैं बात करूंगा, न्याय इनको दिलाना है। तो वो समरनाथ यादव जो है बोले कि अरे सर इस केस को हम देख चुके हैं और कई बार देख चुके हैं, लेखपाल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक वो यही कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन जरा इस शासन को बदलने दीजिए। इस शासन के रहते वो सभी के सब जो हाथ जोड़ते थे इस सपा की गुंडई के आगे। क्या बात करते हैं कि ये समाजवादी है। वही हाल जो है तृणमूल कांग्रेस, क्या नाम रखा है, हाय वो देश की दुश्मन, घोर सांप्रदायिक भी है। तो सवाल है कि अकेले जो है वो ये बीजेपी ही जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी तो इन सारे देश विरोधी ताकतों को पालने वाली है, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। यानी जो मोदी महोदय इस केजरीवाल को देश का गद्दार नहीं मानते हैं, जो मोदी महोदय इस राहुल को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं, यही सवाल तो भारतीय जनता दल और हमारी भारतीय जनता पूछ रहे हैं कि मोदी महोदय जरा बताइए कि 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर, जबकि दुश्मन चीन की सेना और हमारी भारतीय सेना आमने सामने थी कम से कम 70-72 दिन, उस दौरान इस गद्दार राहुल गांधी या राहुल गांधी जो है हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है, तब भी मोदी महोदय इसको आप गद्दार नहीं मानेंगे। यदि इसको गद्दार आप नहीं मानेंगे तो फिर किसको गद्दार मानेंगे बताइए। हमारे सेनाध्यक्ष को जो सड़क का गुंडा कहलवाता है, तब भी इसको गद्दार आप नहीं मानेंगे मोदी महोदय। और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए ये अपना जब दूध भेजता है नवजोत सिद्धू को, तब भी इसको गद्दार नहीं मानेंगे। इसकी सभाओं में कई बार जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो सवाल इस बात का है, चलिए कोई बात नहीं, जब तक हमारी आवाम में पूरी जागृति नहीं आती है तब तक ये शेर है। हमारे पूरे भारतीय भाई बहन बिल्कुल जागरूक हो भारतीयता के आधार पर, लेकिन इसके साथ साथ एक पत्रकारों का गिरोह है। अच्छा, एक और बात, जितना भी मीडिया है, देखिए जितना भी मीडिया है, एनडीटीवी पर तो आजकल बड़ी चर्चा है, वो अडानी जो है उसको कब्जा कर रहा है, बड़ी चर्चा है उस पर। तो एनडीटीवी
लेकिन एनडीटीवी अपने चरित्र को बदलेगा। एनडीटीवी इस देश का दुश्मन है, हमेशा देश विरोधी, हमेशा वो बात करता रहता है। लेकिन उसके सिपा सालार, देखिए मैंने बताया ना कि देश के दुश्मन वो किस रूप में है। जिन लोगों ने वो 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें दुश्मन क्लाइव का साथ दिया, उसके विजय जुलूस में मैंने ये प्लासी से लेकर के मुर्शिदाबाद तक जुलूस में शामिल हुए। वो देश के दुश्मन है। मिर्जाफर अकेला नहीं था। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार वो भाषण दे रहे थे इसी संसद में कि जिसमें प्लासी का युद्ध हो रहा था, उसमें विचित्र स्थिति थी कि नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को वो गद्दार मिर्जाफर ने क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी के महज 300 सैनिकों के आगे इसने आत्मसमर्पण करवाया, सरेंडर करवाया। इसको 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। बताइए, तमाशा का वक्त था। यदि देश के प्रति भक्ति होती तो मानते भाई ये क्लाइव मेरे देश का दुश्मन है। इसे सिराजुद्दौला से कुछ अपनी व्यक्तिगत अदावत है, देख लेंगे बाद में। कुछ उसे तकलीफ है, व्यक्तिगत कोई तकलीफ है तो ये अदावत बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब ये मुकाबला हो रहा है नवाब सिराजुद्दौला का और ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके क्लाइव से, तो दुश्मन क्लाइव है, न कि दुश्मन जो है वो नवाब सिराजुद्दौला है। लेकिन देखिए वो 1 लाख भीड़ जो है नवाब सिराजुद्दौला को दुश्मन मान रही थी। भीड़ नहीं, वो मानसिकता, वही मानसिकता आज भी है। और वो अंग्रेजों के भी जवान, अंग्रेज जो है जब शासन कर रहे थे तो तमाम राजा, नवाब, जमींदार और उनके चमचों की मंडली कई छलों में, कई रिंग में वो अंग्रेजों के साथ ही थी। वही मानसिकता वाले आज मीडिया को पूरा, एनडीटीवी वही गद्दार है। उसके विषय में कहते हैं कि ये एनडीटीवी सवाल उठाती है। कुछ नहीं, ये चीन के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में, आतंकवादियों के पक्ष में, देशद्रोहियों के पक्ष में ये माहौल बनाता है। एनडीटीवी बहुत बड़ा गद्दार ही है। और वही हाल जो है न्यूज़ 24 का है, वही आज तक का है, एबीपी न्यूज़ का। सब के सब जो है वो जेएनपीसी के चमचों के द्वारा यह स्थापित है। एनडीटीवी क्या है? जेएनपीसी का चमचा पड़ा रहा है, उसकी बीवी वो राधिका रहा। यह देश को जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि देश के दुश्मन तब भी थे, वही दुश्मन अब पत्रकारों के रूप में, ये बताना बहुत जरूरी है। उसमें आशुतोष इस देश का सबसे बड़ा गद्दार पत्रकार के रूप में, आशुतोष, अविनाश शर्मा, जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो दीपक शर्मा और भी मंडली का नाम हम वो बोल रहे हैं, मुकेश कुमार और आलोक जोशी, राजेश बादल, और कुछ छुटभैया भी दिखते हैं। वो शीतल के सिंह और अनिल के सिन्हा, और कौन वो प्रशांत, कोई गर्ग है, और त्रिपाठी करके अरुण त्रिपाठी, और अजीत अंजुम, राहुल कंवल, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, आरफा खानम, राणा अयूब, ये 40-45 जो है वो यह देश के घोर गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं। लेकिन ये सारे दुश्मन जो है मोदी जी के द्वारा पाले जा रहे हैं। और ये हमेशा सिर्फ राहुल कैसे, इस देश का सबसे बड़ा गद्दार राहुल कैसे सत्ता में वापस आए, इसी की साजिश के तहत वो चर्चा करते रहते हैं।
तो हमारे देश के लोग समझें कि ये मोदी जी कितने बड़े गद्दार हैं, जो कि इन सारे गद्दार पत्रकारों को पाल रहे हैं, मीडिया को पाल रहे हैं। और वो सब उल्टा माहौल बनाते हैं कि गोदी मीडिया। अरे गोदी मीडिया तो खुद जो है एनडीटीवी है। एनडीटीवी इस गद्दार जीएनपीसी की गोद में बैठ करके 70 सालों तक जो उसके पाप को ढकते हुए उसकी झूठी महिमा मंडन किया है इस गद्दार वो एनडीटीवी ने। और उसके सारे एंकर, उसमें सबसे खतरनाक देश के गद्दार कौन है? ये रवीश कुमार। मेरा सामना तो नहीं होता ना, लेकिन जिस दिन सामना हो गया इसे रवीश कुमार का, चीर के रख देंगे उसको। वो मोदी के जमाने में वो शेर बन सकता है। अभी कोई देशभक्त किस्म का वो शासन नहीं आया ना। जब शासन आएगा तो ये इन गद्दार रवीश कुमारों का क्या हाल होगा, जरा वो सोच ले। और ये गद्दार जो पत्रकारों का मैंने जो नाम बताया, बर्दाश्त नहीं होता है। तो खैर, हमारे देश के लोग, हमारे भारतीय भाई बहन, भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए, एक होइए। सबसे पहले इन काले अंग्रेजों को, भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी इत्यादि को ईवीएम मशीन पर शून्य करने के लिए निश्चय करिए, ठानिए, प्रतिबद्ध होइए, कटिबद्ध होइए, सन्नद्ध होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।